हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों, फिर से आपके सामने नए प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। और बच्चों, आप सभी को जैसा कि डेली आप लोग अगर हमारा वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका ट्वेल्थ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई। इसीलिए हम आपके सामने लिख भी चुके हैं कि ये जो क्लास है एनसीईआरटी और एसपीपीटी दोनों को मिक्स करके जो है क्लासेस यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। बच्चे, चैप्टर सभी बुक में जो है सभी पब्लिकेशन में सेम होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं। इसलिए जो है हम आपके सामने लिख भी चुके हैं पब्लिकेशन का नाम। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो कि नाम है आपका किंग, फार्मर एंड टाउन अर्ली। ठीक है। इसमें हम अब बात करते हैं राजाओं के बारे में, किसानों के बारे में और उस नगर की व्यवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि अब तक यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या फिर आपका बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं अब तक और आगे क्या पूछने की संभावना है। ठीक है। अभी हम जो है 5 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे हैं। जल्द ही हम आपके सामने चैप्टर बाय जो है ऑब्जेक्टिव भी लेकर आने वाले हैं। तो बस आप लोग का कैसा प्यार रहता है, साथ रहता है, ये देखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, बता दें आपको, ये जो हमारा आज का सेशन है यह चैप्टर नंबर 2 का आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 जो है कर चुके हैं, तो आप लोग उसको भी जरूर से देख लेंगे। ठीक है। चलिए करते हैं शुरू अपने प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। चलिए वहां पे पहुंचते हैं हम प्रश्न की ओर। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। प्रश्न है यहाँ पे 1 सेकंड। चलिए, हाँ, प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा बच्चों। प्रश्न है तीसरा नंबर। कल हम लोग जो है ऊपर वाले स्लाइड में कर चुके थे जितने क्वेश्चन थे, ये 3rd नंबर से हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। प्रश्न कहता है, सामान्य लोगों के जीवन का पूर्ण निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। देखिए, प्रश्न को समझना है आराम से, ध्यान से। देखिए, अभी से हम क्यों ऐसा सेशन चला रहे हैं, मेरा उद्देश्य, मेरा टारगेट को समझ लीजिए पहले आप लोग। अभी बोर्ड एग्जाम जो 25 में होने वाले हैं या फिर अगले बार जो बच्चे देंगे 26 में, किसी के लिए भी, सभी के लिए क्लास है। अभी बहुत समय है और आराम से ध्यान से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आप पूरा मेरा क्लास देख लेते हैं बस 2 महीने तक, तो यकीन मानिए आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए नहीं जाएगा। क्योंकि हम हर एक बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 से 15 वर्षों में, उन सभी को खंगाल कर आपके सामने ला रहे हैं। अब क्वेश्चन को समझना है और आपको प्रश्न का उत्तर देना कैसे कॉपी में, इसका जो है आपको खाली तैयारी करना है। तो यहाँ देखिएगा, इस प्रश्न को तो आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ उत्तर की बारी है। उत्तर कैसे लिखेंगे जब आपके सामने प्रश्न पत्र में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखिएगा, उत्तर एकदम आराम से देंगे, कैसे देंगे उसको, तरीका को समझेंगे। साधारण नागरिकों के जीवन का जो पूर्ण चित्रण है करने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। ठीक है। उन स्रोतों का सहारा जो लेते हैं, देखिए हम आपको शुरू क्लास में ही बताए थे कि जो इतिहासकार होते हैं, हम जो इतिहास आज पढ़ रहे हैं, भूगोल हो गया आपका, हम पढ़ रहे हैं इतिहास को, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी को, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो जितने भी लिखे हुए साक्ष्य हैं वो कहाँ से आया, कोई देखा था क्या? नहीं। तो वो किसके द्वारा है? तो इतिहासकारों के द्वारा आया है। वो जो आपका खोज करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो है बताए गए चीजों के साक्ष्य के आधार पर जो है बुक का निर्माण हुआ है और उस बुक को हम लोग पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, जानकारी, नॉलेज हासिल करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों, इसको हम लोग लिखे कहाँ से? तो यही हमें आपको जो है शुरू में लिखना है, स्रोत। देखिए, हम कोई भी चीजों को लेते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। इंग्लिश में को हम लोग सोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो इसको सोर्सेस को बताने के लिए हम डेली आपको बता रहे हैं कि किसी भी उत्तर का जवाब देने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट में डिफाइन करेंगे, ताकि एग्जामिनर जो होता है ना, खास करके 10th या फिर 12th के जो बोर्ड एग्जाम है, इसमें बहुत संख्या में बच्चे होते हैं और टीचर्स के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर कॉपी को विस्तार से देखे। तो क्या किया जाता है, टीचर के द्वारा जो है फटाफट सरकारी नजरों में जो है देखा जाता है और नंबर दिए जाते हैं।
तो आप जितना क्लियर लिखेंगे, जितना अच्छा से पॉइंट वाइज लिखेंगे, आपको नंबर जो है मिलेगा। यही मेरा उद्देश्य है, अभी से जो क्लासेस चला रहे हैं यही टारगेट है कि आप लोग कॉपी में लिखना सीख जाइए। अब यहाँ बात करते हैं अपने उत्तर पे, ज्यादा हम बोल देते हैं उसके लिए क्षमा। देखिएगा, पहला प्रश्न पॉइंट में आप लोग दीजिएगा, उत्तर को पहले ऊपर लिख दिए, अब पॉइंट में। इतिहासकार साधारण नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो पहला, ग्रंथ, जो उस समय के जो साहित्यिक ग्रंथ है, इसको जो है लोग सोर्स के रूप में लेते हैं, जिसमें अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, और कुछ चित्रों के आधार पर ये पता लगाते हैं कि उस समय के जो क्या था, तो उस समय का जो समाज था ना, समाज, ध्यान दीजिएगा, उस समय का जो समाज था वो कैसा था। अभिलेखों से क्या पता चलता है बच्चों? अभिलेख जो होता है वो राजा महाराजा के द्वारा लिखे जाते थे। अशोक का अभिलेख, बिंबिसार का अभिलेख, चंद्रगुप्त का अभिलेख, तो ये सभी जो अभिलेख थे, ये अभिलेखों से क्या पता चलता है कि इस समय जो राजा थे, कौन राजा थे, उसका शासन व्यवस्था कैसा था, ये सभी बखान जो है इस अभिलेख में मिलते हैं। सिक्कों में क्या मिलता है? तो बच्चों सिक्कों में जो है वो दो चीज मिलेंगे। एक तो आपका ये सिक्का किस एलिमेंट का है, किस तत्व का है, यह पता चल जाता है कि इस तत्व से जो है इस समय के जो लोग हैं परिचित थे। और दूसरा, इस सिक्के पे जो अंकीकृत रहते थे, चाहे किसी भगवान का चित्र हो या फिर किसी राजा महाराजा का नाम हो, तो ये भी पता चल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ चित्र, तो चित्र से क्या पता चलता है? इस समय की कला, कला पता चलता है कि इस समय जो लोग हैं वो कैसी कैसी कला को जो है जानते थे। ठीक है, तो ये सारे चीज पता चलता है। उसके बाद जो है इतिहासकार बताने में सामर्थ्य होते हैं कि कौन सा समाज, कौन सा नगर जो है कब विकसित हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में प्रयोग करते हैं इन चीजों का, वे सिक्के और चित्र से भी साधारण लोगों के बारे में जानते हैं। अभी हम आपको यही ना बताएं कि सारे जो चीज है इनसे क्या पता लगाते हैं कि इस समय का जो समाज है वो कैसा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। चलो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कहता है प्रश्न नंबर, पॉइंट नंबर सेकंड, अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषा के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। अभिलेख जो है इससे किस बात का पता चल रहा है? तो इस समय जो कौन सा भाषा बोला जाता था ये भी पता चल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्लास को करिएगा, ऐसे पढ़िएगा, फिर आपका कोई बोर्ड एग्जाम जो है नहीं रोक सकता है। और कोचिंग क्लास करने का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हमेशा सभी बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप हमारे पास हैं तो आप बिल्कुल कोचिंग क्लास के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, इतना विस्तार ढंग से पढ़िएगा तो कोई एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा। और बोर्ड एग्जाम में पास करना इतना भी बड़ा काम नहीं है, बस आपको जो है रेगुलर डेली बने रहना है। अब यहाँ समझ लेंगे, भाषा जो है यह, इससे क्या पता चल गया बच्चों? तो यहाँ पे जो समय चल रहा है, इस समय में जो लोग हैं किस भाषा को बोलते थे ये पता चल गया। अब जैसे देखिए, आपके गली मोहल्ला में कोई रोड बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो वो जो रोड बन रहा है उस रोड पे किसी मंत्री का, कोई विधायक है, कोई भी है, कोई सांसद है, कोई मुखिया है, तो वो जो है रोड पे लिखवाता है ना कि वो रोड ये लोग बनवाए हैं। क्लियर है? तो वो उस जो लिखा हुआ चीज है वो किस भाषा में रहता है? जिस भाषा में हम, आप, आज का समाज समझ सके, उसी भाषा में रहता है ना। तो बिल्कुल उस समय जो था उसी भाषा में रहेगा जो कि उस समय के लोग पढ़ सकें। तो इससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो कौन से भाषा को पढ़ते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। कहता है, प्राकृत उत्तरी भारत में और तमिल दक्षिण भारत में सर्वाधिक भाषा होती थी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और यही आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक भाषा थी। तो ये आपका होगा प्राकृत उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों। उत्तर भारत में कुछ लोग जो है पाली और संस्कृत का प्रयोग करते थे, तो ये भी आपको याद रखना है उत्तर भारत के बारे में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। भारतीय समाज में के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हो सके तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको आप लोग डबल ट्रिपल स्टार भी दे सकते हैं, ये जीवन भर आपको ये सारे काम आएंगे। ठीक है, एक बात आपको बता दें, पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप अच्छे से अभी से पढ़ रहे हो, अगर आपका गोल है 12th के बाद अच्छा करना और आर्ट्स विषय में ही रहना, तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो।
ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। खास करके बहुत सारे हमारे समाज में लोग हैं जो आर्ट्स विषय को समझते हैं कि बेकार विषय है, ये रट्टा मारने वाला विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आर्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप आर्ट्स को दिल से लगाते हैं, तो यकीन मानिए आर्ट्स ऐसा विषय कोई नहीं है। और कंपटीशन एग्जाम तो हर एक विद्यार्थी को देना ही होगा जीवन में। अगर आप 12th तक पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको आगे देना होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में जो जीके जीएस पूछे जाते हैं वो सारे आर्ट्स का ही विषय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा और आप लोग हर चीज को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें जो है कभी हम लोग और अच्छे से बात कर लेंगे, अभी फिलहाल अपने विषय पे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड रुकिए। चलिए, कहता है विभिन्न साहित्यिक स्रोत जो है, विभिन्न साहित्यिक स्रोत साहित्यिक साधनों के से उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कर्नाटक और जैसे अनेक क्षेत्र में क्या हुआ, विकसित वस्तुओं के विषय में जानकारी मिलती है। इससे दक्षिण और दक्षिण भारत में जड़वाहा बस्ती क्या है, जड़वाहा बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। अब आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट देखिए बोल देगा आपको जड़वाहा बस्ती के प्रमाण हमें किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो आप क्या दीजिएगा उत्तर। आपसे पूछ देगा उत्तर, आपसे पूछ देगा पूरब, आपसे पूछ देगा पश्चिम, इसमें से कोई नहीं। अब क्या उत्तर दीजिएगा बताइए। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलती कर देंगे, या तो वो उत्तर बोलेंगे या तो दक्षिण बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत है। अगर आपका दक्षिण हो ऑप्शन में रहेगा तब तो आप टिक लगाइएगा, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप, इनमें से कोई नहीं पे टिक लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए, यही सब ट्रिक आपको समझना है, पढ़ना है। ठीक है, देखिए रट्टा मारने के लिए तो कोई भी आपको सिखा देगा, लेकिन ये सब चीज नहीं बताएगा कि आपको एग्जाम हॉल में टैकल कैसे करना है, एग्जाम हॉल में जो प्रश्न मिलेंगे उसको सामना कैसे करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे इतिहासकार सबों के अंतिम संस्कार के तरीकों से भी क्या करते हैं, तो साधारण नागरिकों के जीवन का चित्रण करते हैं। हम आपको डेली बता रहे हैं, हर रोज बता रहे हैं कि जो पुरातात्विक लोग होते हैं, जो इतिहासकार लोग होते हैं, वो किस तरह से बताते, कोई भगवान थोड़ी ना है कोई बता दिए कि इस 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले क्या हुआ था, कोई भगवान थोड़ी ना है। वो क्या करते हैं बच्चों, तो वो उस क्षेत्र में जो है वस्तु मिले, उस क्षेत्र में कोई भी अवशेष, कोई भी एविडेंस मिल रहा है, उस एविडेंस का अध्ययन करते हैं, फिर वो बताते हैं क्या, तो कब क्या किस चीज का विकास हुआ था, कौन से तत्व, कौन से वस्तु का जो है किस रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसको आपको समझना है। इस इतिहास को समझने से पहले आपको पुरातात्विक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरातात्विक जिस प्रकार से आज के समय में एक पुलिस, एक सीआईडी जो है किसी चोर को पकड़ने के लिए काम करता है, उसी तरह से पुरातात्विक के जो लोग हैं इतिहास को पकड़ने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो उस क्षेत्र में छोटे छोटे कण, छोटे छोटे वस्तु का जो है खोज कर अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण लोगों के शवों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण, हथियार को दफनाया जाता था। इन सभी चीजों को जो है, अगर छोटा सा भी लोहा उनको मिल गया ना, अभी लोहा से क्या लगाएंगे, तो लैब में ले जाकर अध्ययन करेंगे, इस पे अनुमान लगाएंगे कि इस लोहा का किया क्या जाता था। ठीक है, अगर वो कंफर्म होंगे तभी वो क्या करेंगे, सरकार के सामने अपना बातों को रखेंगे। क्लियर है, चलिए। तो इस तरह से इतिहास का उदय होता है, याद रखिएगा। इतिहास कोई एक दिन में नहीं लिखा जा सकता है। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतिहासकार साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो दान संबंधित आदेश और रिकॉर्ड को भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, इतिहास को का जो है स्रोत कैसे पता किया जाता है, तो इन सारे बातों को आप अपनी कॉपी में भर कर आइएगा। 110% आपका नंबर जो है भर भर के मिलेगा। और ये हम उस दिन आपको दिखाएंगे जिस दिन आपका इतिहास का पेपर होगा। ठीक है, जिस दिन आपका इतिहास का पेपर होगा हम उस दिन आपके सामने तुरंत आएंगे। बस आप लोग जो है 1,000 सब्सक्राइबर फिलहाल अभी कर दीजिए ताकि हम लाइव आ सके आपके सामने। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके सामने लाइव आना, नहीं तो आप लोग जो है बहुत कुछ गलती कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा। भूमि दान से संबंधित विपत्तियों से कृषि विस्तार और कृषि के
ढंग और उपज बढ़ाने के तौर तरीके के बारे में भी अध्ययन करते थे। ठीक है, हर चीज का देखो, पुरातात्विक जो लोग हैं, इतिहासकार जो हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कौन से अनाज का हम लोग सेवन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, हर एक चीज का जो हर एक घटना का जो है अध्ययन करने के बाद जो है इतिहासकार इतिहास को जो है लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तभी तो हम लोग आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कैसे पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, वहां पे नली जो है बहुत अच्छा था, जल की व्यवस्था था, ये सारे हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, तो इसका जो है अध्ययन किया गया है, अच्छे ढंग से इमेजिन किया गया है तब ना। ठीक है, तो इसको याद रखिए। भूमि दान के प्रचलन से राज्यों और किसानों के बीच संबंधों की क्या होती है, तो झांकी मिलती है। नगर में रहने वाले साधारण लोग में धोबी, बुनकर, लिपिक और आपका बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, ये सारे जो है लोहार, छोटे व्यापारी और छोटे जो धार्मिक व्यक्ति हैं, ये सारे हुआ करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये था आपका क्या, तो बच्चों ये था आपका जो प्रश्न नंबर तीसरा, सामान्य लोगों के जीवन का पूर्ण निर्माण करने के लिए पूछा गया था कि सामान्य लोगों का जो जीवन है इसके बारे में इतिहासकार क्या समझते हैं। तो आपको हम बता दिए कि इतिहासकार जो है यह जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका जो है अध्ययन करते हैं किस आधार पर। ठीक है, इतिहासकारों के लिए जो है राजा महाराजा का अध्ययन करना जो है आसान है, लेकिन उस समाज में लोग कैसे थे, उस समाज में जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो कैसा जीवन यापन करते थे, इसका अध्ययन इतिहासकार किस नजरिए से करते हैं, ये भी आपको आज समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं। कहता है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्या की सूची बनाइए। बच्चों, अभिलेख शास्त्रियों की जो है समस्या क्या है, आज हम आपको वो भी बताते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको पहले से पता होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम डेली ताबड़तोड़ आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे से जुड़े रहें। ठीक है, हर एक बिंदु पे बात करेंगे, और जो कोचिंग क्लास में 10 से 20 हजार रुपए देकर बच्चे पढ़ रहे हैं उसके टक्कर के लेवल का आपको भी बनाएंगे, क्योंकि वो भी कोई बड़ा तूफान तो नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी वही पढ़ रहे हैं जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा फ्री का है इसलिए लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर इसका वैल्यू आपको है तो प्लीज आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, अपना स्कूल अपना कॉलेज फ्रेंड जो है उन तक पहुंचाएं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। अभिलेख शास्त्री की हम बात कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए बच्चों कि जो अभिलेख है, इस जो अभिलेखों का अध्ययन करता है, ध्यान दीजिएगा, हर एक राजा जो है अपना क्या करता था, तो अभिलेख लिखवाता था। ठीक है, अभिलेख बनवाता था कि नहीं, अभिलेख बनवाता था कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो जो अभिलेखों का अध्ययन करता है जो इतिहासकार, इसी को बच्चे हम अब लोग क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्री कहते हैं। तो इस अभिलेख शास्त्री के कुछ समस्या है, इन समस्याओं की सूची बनाने के लिए जो है हमें कहा गया है। अब हम कैसे बनाएंगे, अगर हमारे प्रश्न पत्र में होंगे, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्या आप इसका उत्तर देने में सक्षम है, हाँ या ना, आपको बताना है कमेंट में। अगर नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखेंगे उत्तर कहता है, अभिलेख शास्त्रों की प्रमुख जो समस्या है उसको हम निम्नलिखित कुछ खंडों में कुछ भागों में बांटते हैं, उस भागों को हम एक एक करके समझेंगे। पहला पॉइंट है आपके समक्ष, कहता है ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अभिलेखों के लिपियों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई आती है, क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते हैं उनके समकालीन अभिलेख पर कहीं भी उस लिपि का क्या है, प्रयोग नहीं होता था। ठीक है ना, तो उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर है, उसकी लिपि जो है, उसकी वस्तुएं में लेख लिखे गए हैं, इन सभी का याद रखेंगे पढ़ाई अभी तक नहीं हुआ है। इन सभी की जो भाषा है इसका अभी तक जो है किसी इतिहासकार के द्वारा पता नहीं लगाया गया है, इसका जो लिपि है यह क्या है, ये लिपि कौन सी शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। समस्या आपसे पूछ रहा है, विशेषता नहीं, याद रखिएगा इस बात को। तो हम समस्या पे ही बात करेंगे ना कि विशेषता पे। समस्या पहला हो गया इतिहासकारों का, दूसरा समस्या पे बात करेंगे। कहता है कुछ अभिलेख
एक ही राजा के लिए विभिन्न विभिन्न नाम, उपाधि अथवा समाजजनक प्रतीकों और संबंधों का प्रयोग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक, बच्चों अशोक के बारे में आप पढ़ोगे तो अशोक जो है उसका हर एक अलग अलग क्षेत्र में जो है उसका अभिलेख मिलता है हमें, और हर क्षेत्रों में जो उसका अभिलेख है वो कहीं ना कहीं अलग अलग भाषा में भी है, अलग अलग नामों से भी है। कहीं अशोक का नाम अशोक है तो कहीं उसका प्रियदर्शी, कहीं उसका कुछ और अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसलिए अभिलेख जो शास्त्री होते हैं उन्हें पढ़ने और उनका अर्थ निकालने में काफी कठिनाइयां भी होती है। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़े। क्षमा चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। काफी गर्मी है बच्चे, इसलिए थोड़ा सा मेहनत को समझेंगे और शेयर करते चलेंगे। देखिए कहता है कई बार एक ही शासन या उसके वंश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के देशों में लिखने वाले अभिलेख में लगभग एक ही युग के विभिन्न विभिन्न भाषा और लिपियां का प्रयोग होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अभी तुरंत हम आपको दिए, ये ध्यान दीजिएगा, यही बात अभी हम तुरंत आपको बोले हैं कि एक ही शासक, ठीक है, एक ही वंश अलग अलग क्षेत्र में जो है उसका अभिलेख मिलता है और उसका भाषा जो है भी अलग अलग होता है। जैसे अशोक के बारे में हम आपको बताया अभी, अभिलेख शास्त्रियों को इन्हें पढ़ने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और आगे समझते हैं। अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, समकालीन का मतलब है जो जिस समय में इतिहासकार हैं, अभिलेख शास्त्री हैं, उससे संबंधित जो लिपि है, जो भाषा है, उससे संबंधित लिखा हुआ नहीं मिलता है, जिस कारण से उनको पढ़ने में दिक्कत होता है। अब मानकर चलिए आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप हिंदी समझते हो, लेकिन आपके सामने कोई फ्रेंच भाषा रख दे, आपके सामने कोई फ्रांसीसी भाषा रख दे, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। उसी तरह से कोई दूसरे व्यक्ति को हिंदी रख दिया जाए तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। तो जो व्यक्ति जिस भाषा को पढ़ पा रहा है, जिस भाषा में वो बोल पा रहे हैं, बिल्कुल उसी भाषा को वो समझ भी पाएगा। यही आपको समझना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है यह प्राकृतिक में है, जबकि पश्चिम उत्तर से मिले अभिलेख जो है यह क्या है, तो अरोमाइक और यूनानी भाषा में है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, और अभी थोड़ा देर पहले हम आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। इससे आपको पता चलना चाहिए कि जो हम आपको बोल रहे हैं ये सारे बात ऑथेंटिक और 100% सही बता रहे हैं, ना कि बिल्कुल फेंकने वाला बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टीचर फेंकने का काम करते हैं, तो ऐसा मेरा काम नहीं है। जो ऑथेंटिक है, जो सही है, हम आपको वही बता रहे हैं। ठीक है, इससे आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि अशोक के हम अभी एग्जाम्पल दिए, और ये चीज आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं, इससे बड़ा आपको एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर अभिलेख शास्त्री पुरातात्विकों की समस्या आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग अशोक के बारे में बताइएगा कि अशोक का जो अभिलेख है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बोला गया है, पुकारा गया है, अलग अलग भाषाओं में इसको लिखा गया है। तो ये बातें आपको याद रखना है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जबकि पश्चिम उत्तर में कुछ ऐसे अभिलेख है जो कि खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इस सभी को याद रखेगा। अरामाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में अभिलेखों में मिलता है। तो एक चीज यहाँ से क्या आपको सीख मिलता है, एक तो आपको ये डिफरेंसेस मिल गया, दूसरा याद रखेगा अरामाइक यूनानी जो लिपि है इसका प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, तो अफगानिस्तान में। अब से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यूनानी लिपि और अरामाइक लिपि जो है ये किस क्षेत्रों में जो है मिलता है अशोक के समय काल में, तो ये आपको अफगानिस्तान में मिलता है। खरोष्टी लिपि जो है इसमें कहाँ मिलता है, अशोक का जो अभिलेख है खरोष्टी लिपि में किस क्षेत्र में, तो ये पश्चिम उत्तर में। तो ये सारे बात याद रखिएगा। मेरा नोट्स का एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक शब्द याद रखना है, बस इतना करके जाइए। कसम से बोल रहे हैं, आपका जो एग्जाम में नंबर है कोई नहीं काटेगा। काफी मेहनत करने के बाद बच्चे बुक में एक एक चीज पढ़ने के बाद हम जो है बनाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो है आसान करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, बस इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभिलेखों में प्रयुक्त वाक्य से अनेक अर्थ को समझने में कठिनाई होती है।
ठीक है। उदाहरण के लिए अशोक का कलिंग युद्ध विजय उपरांत 13वें शिलालेख में मिलता है, जिसमें 1.5 लाख पुरुष को क्या कर दिया गया था, निष्कासित किया गया था। 1 लाख मारे गए थे, जिसमें ज्यादा भी बहुत ज्यादा मृत्यु हुआ था। और इस भाषा जो है भाषा यह काफी क्या है, तो भ्रमात्मक मतलब अंधविश्वास वाला है, भ्रामक है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। ठीक है, हम पूरा पूरा 100% कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है क्लास भले ही बड़ा हो, क्लास भले ही बड़ा हो, 3-4 पार्ट में जाए, लेकिन आपको चीजें समझ में आना चाहिए। हम बार बार आपसे विनती हाथ जोड़ के कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट किया कीजिए। कमेंट करेंगे तभी हम आपके डिमांड को पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना, तो प्लीज बच्चे आप लोग कमेंट कीजिए और चीजों को समझिए। भरोसा रखिए, बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम से चल रहे हैं। आपका हर एक पॉइंट, हर एक चीज क्लियर करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।